जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का NCERT क्वेश्चंस और उनके आंसर इजी लैंग्वेज में, ताकि आप आसानी से समझ पाए और एग्ज़ाम में आसानी से लिख पाए। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। NCERT फर्स्ट चैप्टर का जितना भी सवाल है पूरा क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सवाल है, पादप हार्मोन क्या है। पादप हार्मोन की परिभाषा आपको लिखना है। तो पादप हार्मोन यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर, यहाँ पे इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले इसका उत्तर देखते हैं, वे जटिल रासायनिक पदार्थ जिनका संश्लेषण पौधों के विभिन्न भागों से होता है, यानी कि जटिल भी है और रासायनिक पदार्थ भी है, जो वो क्या करते हैं, उनका संश्लेषण पेड़ पौधे जो होते हैं विभिन्न भागों यानी अलग अलग भागों से करते हैं। पत्तियों से भी कर सकते हैं, तने से भी कर सकते हैं, जड़ से भी कर सकते हैं, हर एक अंग से कर सकते हैं, जो अपने संश्लेषण क्षेत्र से दूर स्थित क्रिया क्षेत्र में विसरण द्वारा पहुंचते हैं। यानी कि अपने संश्लेषण क्षेत्र यानी जो भी पेड़ इन जटिल रासायनिक पदार्थों को अपने अंदर लेगा, संश्लेषण करेगा, संश्लेषण क्षेत्र में दूर होता है स्थित, वो जो होता है दूर होता है, लेकिन ये क्या होते हैं, विसरण द्वारा इनके पास पहुंचते हैं एवं वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। ये जो है वृद्धि यानी पेड़ पौधों की वृद्धि, विकास, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं और पादप हार्मोन ये कहलाते हैं। ऑक्सीजन तथा जिबरेलिन, ऑक्सीज तथा जिबरेलिन इसके उदाहरण है। यानी जो पादप हार्मोन है इनके उदाहरण अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए तो ऑक्सीज या फिर जिबरेलिन, तो ये तो आपको इजीली याद रह जाएगा, ऑक्सीज या फिर जिबरेलिन। आई होप पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार है। ये सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे छुई मुई पादप की पत्तियाँ की गति, यानी कि जो छुई मुई के पौधे देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो आप लोगों को फोटो अभी दिख रहा होगा, इन्हीं को कहते हैं छुई मुई के पौधे। तो इनके पत्तियों की गति, यानी आप जब इन पौधों की पत्तियों को किसी भी चीज़ से टच करेंगे, इनको हिलाएंगे, तो ये क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं। तो मुरझाने के पीछे का कारण क्या है, और प्रकाश की ओर परों की गति, यानी प्रकाश की ओर ये बढ़ते हैं, उसकी क्या किस प्रकार भिन्न है, यानी प्रकाश की और परों की गति से किस प्रकार भिन्न है। यहाँ पे इसका जो उत्तर है, छुई मुई पादप की पत्तियों की गति स्पर्श उद्दीपन के कारण होता है। यानी यहाँ पे जब तक आप उसको छुएंगे नहीं तब तक इनमें गति होगा नहीं, उनके पत्तियों में। स्पर्श यानी छूना, स्पर्श उद्दीपन के कारण उनके अंदर क्या होता है, एक उद्दीपन है जिसको स्पर्श करने के कारण ये होता है। इसमें पत्तियां मुरझा जाती है, आपको पता है पत्तियां मुरझा जाती है, तथा किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है, यानी किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है। यह अनुक्रिया तुरंत ही होती है, आप लोगों को पता है कितनी जल्दी हो जाती है, आपके टच करने के तुरंत बाद ही ये पत्तियां जो होती है उनके मुरझा जाते हैं। इसके विपरीत प्रकाश की ओर परों की गति एक वृद्धि गति है, यानी प्रकाश की ओर जो इसके गति होती है ये क्या है, एक वृद्धि गति है, जो प्रकाश उद्दीपन के प्रभाव में प्रकाश संवेदी रसायनों से उत्प्रेरित होती है। यानी जिधर प्रकाश होती है उधर ही ये पौधा बढ़ती है। तो ये क्या होता है, प्रकाश उद्दीपन के प्रभाव के कारण होता है। तो ये भी सवाल इजी है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। तीसरा सवाल बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, पादप हार्मोन के उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। यानी पादप हार्मोन पेड़ पौधों में पाए जाने वाले एक ऐसे हार्मोन का उदाहरण देना है जो वृद्धि को बढ़ाता है। तो यहाँ पे आंसर देख सकते हैं आप, उदाहरण जिबरेलिन जो है पेड़ पौधों की वृद्धि को बढ़ाता है, यानी जिबरेलिन आप लोगों को याद रखना है। पेड़ पौधों में हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, आप लोग ये भी याद रखिएगा। इस सवाल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, किसी सहारे के चारों ओर परतान की वृद्धि में ऑक्सीन
ऑक्सिन किस प्रकार सहायक है? इसका उत्तर आप देख सकते हैं, ऑक्सिन नामक हार्मोन कहाँ पे पाया जाता है? ये हार्मोन पेड़ पौधों में ही पाया जाता है। जिस तरह से जिबरेलिन जो है ये पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होता है, उसी तरीके से ही एक ऑक्सिन हार्मोन भी है। तो ये क्या होता है, पर्रों के अग्रभाग में संश्लेषित होती है, यानी ये आगे वाले हिस्से में होते हैं। ये हमेशा पर्रों के छाया में स्थित भाग में विसरित होती है और उस क्षेत्र की कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि को प्रेरित करती है, यानी बढ़ावा देती है। जिस क्षेत्र में छाया होती है वहाँ पर ये हार्मोन पाया जाता है और वहाँ उस एरिया में जितने भी उस एरिया को ये वृद्धि के लिए उत्प्रेरित करती है। इसके कारण पर्रों प्रकाश की ओर मुड़ जाती है। ये बात आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप लोग पढ़े, प्रकाश की ओर ये क्यों मुड़ जाते हैं? तो मुड़ने के कारण यही है ऑक्सीजन के कारण, क्योंकि ये क्या होता है, वे उत्प्रेरित करते हैं इनको प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि ऑक्सीजन क्या काम है पेड़ पौधों में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये, और ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना दीजिए। यानी जलानुवर्तन, आप लोग यहाँ पे जल की और पौधों की जड़ों की जो वृद्धि होती है उसी को जलानुवर्तन कहा जाता है। तो इसका प्रयोग की अभिकल्पना देने के लिए कहा गया। यहाँ पे उदाहरण लेके आपको प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा। शीशे के 2 नाद, यानी कि जो भी बोतल हो या फिर बर्तन हो शीशे की होनी चाहिए, लेकर उन्हें 2/3 भाग तक मिट्टी से भर देते हैं। यानी मान लीजिए कि यहाँ पे एक शीशे की हमने 2 बर्तन ले लिया है, यहाँ पे 2 बर्तन ले लिया हमने। अब यहाँ पे क्या किया, 2/3 मिट्टी से हम लोग इसको भर दिए, मिट्टी में भर देते हैं। नाद ए में और नाद बी में समान प्रकार के 2 नन्हे पौधे आरोपित कर देते हैं, यानी लगा देते हैं। तो नन्हे पौधे हम मान लीजिए यहाँ पे छोटे छोटे नन्हे पौधे लगा देते हैं, 2 छोटे छोटे। नाद ए में एक समान रूप से सिंचाई करते हैं, यानी एक समान रूप से इसमें क्या करते हैं, पानी डालते हैं और नाद बी की मिट्टी में एक मिट्टी का बर्तन गहराई तक अवस्थित करके, आगे देखते हैं हम क्या बता रहा है। यहाँ पे जब आगे देखेंगे करके उसमें जल भर देते हैं, यानी उसके नीचे हम क्या करते हैं, एक बर्तन में पानी भर देते हैं। मिट्टी की सिंचाई नहीं करते, यानी ज़रूरत ही नहीं है मिट्टी में पानी देने की, करने के लिए मना किया है। एक बर्तन है जिसमें हम पानी डालते हैं समय समय पर, और दूसरे बर्तन में हम पानी नहीं डालते हैं। कुछ दिनों के बाद पौधे की जड़ों को क्षति पहुंचाए बिना जब खोद कर बाहर निकालते हैं, तब हम पाते हैं कि नाद बी के पौधे की जड़ें एक दिशा में मुड़ी हुई है। यानी कि नाद बी में आपको ये बताया गया, यहाँ पे समझिए कि मान लीजिए ये एक पौधा है और ये भी एक पौधा है। तो इन दोनों पौधाओं को हम क्या किए ना, 1-2 शीशे के बर्तनों में हमने रखा। अब इन दोनों बर्तनों में से हमने क्या किया, इसमें पानी डाल दिया, मिट्टी डालने के बाद इसमें पानी डाल दिया, एक समय इसमें पर सिंचाई करते हैं। और दूसरे बर्तन में हम क्या करते हैं, किसी एक किनारे में, इसको इस तरीके से भी समझते हैं, किसी एक किनारे में हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो ये इस पौधे की जो जड़ें होंगी वो धीरे धीरे पानी की ओर मुड़ जाएंगी, और जबकि इसके पौधे नहीं मुड़ेंगी, क्योंकि पानी तो इसको हर जगह मिल रहा है। तो जिधर पानी मिलेगा उधर ही ये पौधे की जड़ें जो मुड़ जाएंगी, इसी को कहते हैं जलानुवर्तन। जिस दिशा में जल से भरा हुआ मिट्टी का पात्र रखा हुआ है, नाद ए के पौधे की जड़ें बिल्कुल सीधी है, इससे जलानुवर्तन का प्रदर्शन होता है। आपको बेसिकली इसी चीज़ को समझाना पड़ेगा। यहाँ से आप देख पा रहे हैं फोटो में, इस फिगर में आपको 2 बर्तन उदाहरण में उसको समझाना है, लिखना है कि हमें 2 शीशे के बर्तन लेना है, उसमें 2/3 मिट्टी भर देना है, और उसके बाद पहले वाले बर्तन में या फिर एक बर्तन में हमें समय समय पर सिंचाई पानी देते रहना है, और जबकि दूसरे बर्तन में हम किसी एक किनारे में या फिर किसी एक साइड में हम क्या करेंगे, पानी का कोई डब्बा रख देंगे। तो इससे क्या होगा, सटा के रखना पड़ेगा। लेकिन
तो इससे क्या होगा कि पौधे की जड़ें इधर बढ़ जाएंगी, तो इससे क्या होता है जलानुवर्तन कि हमें पता चल जाता है। तो ये सवाल भी आप समझ पाए होंगे, काफ़ी इजी सवाल था। अब बढ़ते हैं दूसरे पार्ट में। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो है सबसे पहला सवाल है जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, यानी जो भी जीव जंतु है उनमें रासायनिक समन्वय कैसी होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर, जंतुओं में रासायनिक समन्वय जंतु हार्मोन द्वारा होता है, यानी जो भी जंतुओं में हार्मोन पाए जाते हैं उनके द्वारा ही जंतुओं में रासायनिक समन्वय होता है। और उच्च श्रेणी के जंतु जैसे मनुष्य में हार्मोन अंतस्रावी ग्रंथियों से बनते हैं। ये जटिल रासायनिक यौगिक होते हैं और जो अंतस्रावी ग्रंथियों से निकलकर दूसरे क्षेत्रों में स्थित अंग या अंग तंत्र पर अपना प्रभाव डालते हैं। बेसिकली यहाँ पे समझाया गया है कि जो मनुष्य जैसे जीव होते हैं उनमें, सभी जीवों में क्या होता है कि उनमें जंतु हार्मोन के द्वारा रासायनिक समन्वय होता है। और उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं जैसे मानव हो गए, बड़े बड़े जीव हो गए, उनमें अंतस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं और रासायनिक यौगिक होते हैं जो क्या करते हैं अंतस्रावी ग्रंथियों से निकलकर, यानी यहाँ पे समझने वाला बात यह है कि ये जो रासायनिक अंतस्रावी ग्रंथियों में ये बनते हैं और उसके बाद ये क्या होते हैं रासायनिक यौगिक जो बनते हैं ये क्या होते हैं अंतस्रावी ग्रंथियों से निकलकर दूसरे क्षेत्र के में स्थित अंग तंत्र या फिर अंग तंत्र में प्रभाव डालते हैं, यानी उनको सिग्नल भेजते हैं। तो ये हो गया समन्वय, और इसके बारे में आप लोगों को अगले वाले किसी वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी का सारा सवाल है तो सारा सवाल इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे दूसरा सवाल है आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह क्यों दी जाती है। आप लोग टीवी में एड्स या फिर जो भी नमक के ब्रांड्स आते हैं उनके पैकेट्स में आप लिखे होंगे कि आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन सोल्ट। तो ऐसा क्यों होता है कि आयोडीन नमक का हमें सलाह दिया जाता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन युक्त नमक का ही यूज़ करते हैं और मार्केट में यही ज़्यादा मिलते हैं। देखिए आयोडीन गले में स्थित थायराइड ग्रंथि, हमारे गले में एक ग्रंथि होता है जिसका नाम है थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन, यानी जो हमारे गले में थायराइड ग्रंथि होता है ये क्या करता है थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है, छोड़ता है, संश्लेषण में सहायक होता है। भोजन में लगातार बहुत दिनों तक आयोडीन की कमी बनी रहने पर थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, यानी जो हमारे गले में ग्रंथि है इसमें क्या होता है सूजन आ जाती है जो बाहर से ही घेंगा या फिर गाइडर के रूप में दिखाई पड़ती है। यानी जिस व्यक्ति को थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है वो क्या होता है थायराइड ग्रंथि धीरे धीरे अपना आकार को बड़ा करने लगता है, फूलने लगता है। तो आप लोग पुराने लोगों में यानी बूढ़े बुजुर्गों में देखे होंगे कि बहुत कम लोगों में अभी होता है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा लोगों में होता था कि उनके गले में जो होता है फूला हुआ होता था। तो वो थायराइड की कमी के कारण, थायराइड ग्रंथि के फूलने के कारण होता था और नमक में आयोडीन की कमी के कारण होता था। जो बाहर से घेंगा, ये तो पढ़ चुके हैं, आयोडीन जल के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचता है। जिस क्षेत्र के जल में आयोडीन की कमी होती है उस क्षेत्र में के निवासियों में यह बीमारी अधिक दिखाई पड़ती है। यानी मान लीजिए कि हमारे बिहार में आयोडीन की कमी हो गई लोगों में तो ये ज़्यादा बीमारी दिखाई पड़ता है। कौन सा, पहले ये घेंगा या फिर गाइडर। तो इसीलिए यही कारण है कि आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह दी जाती है। तो ये सवाल का सेपरेट वीडियो भी बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं और एंड स्क्रीन से भी देख सकते हैं। और आप लोगों को से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा सवाल है जब एड्रीनलिन रुधिर में स्रावित होता है तब हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। तो ये बेसिकली एक हार्मोन है जो हमारे खून में जब स्रावित होता है यानी बहती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है इस बारे में आपको बताने के लिए कहा गया है। तो एड्रीनलिन हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि में स्रावित होता है, यानी ये जो हार्मोन है ये इस ग्रंथि में स्रावित होता है तथा सीधे रक्त में पहुंचकर पूरे शरीर में फैल जाता है। यानी
जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है वो डायरेक्ट क्या होता है, रक्त में पहुंचता है और उसके बाद पूरे शरीर में फैल जाता है। यह हृदय को प्रभावित करता है, यानी हार्ट को प्रभावित करता है, जो हृदय की गति तेज हो जाती है, जिससे हृदय की गति तेज हो जाती है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। यानी जब हृदय ज़्यादा फास्ट काम करेगा तब ऑक्सीजन क्या होगा, हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाएगा। श्वसन दर तेज हो जाते हैं। श्वसन दर आप लोगों को पता है, श्वसन दर जो होता है, सांस लेने की प्रक्रिया जो होती है वो ज़्यादा तेज हो जाती है और पेशियों को अधिक ऑक्सीजन मिलती है। इन परिवर्तनों के कारण जीव का शरीर असामान्य परिस्थितियों से निपटने में सक्षम हो जाता है। यानी ये क्या है, एक पॉजिटिव चीज़ है। एड्रेनलिन हार्मोन क्या है, एक अच्छा काम करता है हमारे शरीर के हिसाब से। इस सवाल आपको बताता है। बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि एड्रेनलिन हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है तथा सीधे खून में पहुँच जाता है और खून में पहुँचने के बाद ये क्या होता है, हमारे डायरेक्ट हृदय को प्रभावित करता है। और हृदय को कैसे प्रभावित करता है, हृदय की जो गति होती है उसको बढ़ा देता है, जिसके कारण हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति जो होती है वो बढ़ जाती है और श्वसन दर तेज हो जाता है और मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन मिलती है और इसी वजह से असामान्य परिस्थितियों से निपटने में सक्षम हो जाते हैं हमारे मांसपेशियाँ। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे देख सकते हैं, मधुमेह की कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का हार्मोन देकर क्यों की जाती है। यानी कि मधुमेह की जो रोगी होती है उनको जो इलाज होती है, उनको इलाज इंसुलिन का हार्मोन देकर के क्यों किया जाता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये सवाल का जवाब आपको नीचे मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय पर पाई जाने वाली आइलेट्स ऑफ लेगरहैंस नामक अंतस्रावी ग्रंथियों में बनता है। ये नाम थोड़ा हार्ड है। आइलेट्स ऑफ लेगरहैंस नामक अंतस्रावी ग्रंथि में बनता है। यह रक्त में शर्करा के स्तर का अनुरक्षण करता है। यानी रक्त में जो शर्करा होता है उनकी स्तर क्या है, वो ज़्यादा हो रही है कम हो रही है, इसका अनुरक्षण करता है, इसका पता लगाता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है, यानी जो इंसुलिन है यह कम बहने लगता है, कम हो जाता है या बंद हो जाए तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा, जिससे अनेक प्रकार की कष्ट होंगे। इस बीमारी को मधुमेह कहते हैं। ऐसे रोगियों को इंसुलिन हार्मोन की सुई दी जाती है। यही है इसका आंसर। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे सभी सवालों का। काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी का है, तो आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा। और अगर आप लोग पीडीएफ पाना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ ही भी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।